Thermodynamics is a study of 3 E's: energy, enthalpy, and the third one which we will study now is entropy. Energy, enthalpy, and now we will see entropy. हम लोग ने तीनों ईज के बेसिस पे ये डिसाइड करने का कोशिश किया कि कोई प्रोसेस या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ अ क्वांटिटी विच इज एनर्जी. अगर रिएक्शन या प्रोसेस हीट लिबरेट कर रहा है तो वी कॉल इट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस. अब उसके बाद हम लोग ने क्वांटिटी देखा विच इज एंथैल्पी, जिसका सिंबल था H. E फॉर एंथैल्पी डिनोटेड बाय सिंबल H. If the change in enthalpy of a process or a reaction is negative, then the process or reaction is exothermic. Exothermic reaction मतलब spontaneous reaction. If the change in enthalpy is positive, then the process or reaction is endothermic. मतलब हमें हीट देना पड़ेगा. Endothermic reactions are generally non-spontaneous. अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि few endothermic reactions, हम लोग ने कुछ endothermic reactions ऐसे देखे जो endothermic होते हुए भी spontaneous थे, जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग ने लास्ट सेक्शन में देखा था. डिसॉल्व ऑफ सॉल्ट. अगर हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं वाटर में तो व्हाट वी सी इज सॉल्ट डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली. अगर हम लोग इसको हिलाए भी नहीं, ऐसे ही रख दे, तो भी हम लोग थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि सॉल्ट अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा. सॉल्ट डिसॉल्व्स ऑन इट्स ओन. एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट देना पड़ता है उसके लिए, इसीलिए हम लोग ऐसे स्टर करते हैं. लेकिन अगर नहीं भी स्टर किया तो इट विल यूज द टेम्परेचर, जो हमारा रूम टेम्परेचर है. तो मोर द टेम्परेचर मोर द एनर्जी, वो एनर्जी यूज करके ही सॉल्ट अपने आप भी डिसॉल्व हो सकता है. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऑल्दो इट इज एंडोथर्मिक बट स्टिल इट इज स्पॉन्टेनियस. तो इसीलिए change in enthalpy cannot be a factor for spontaneity of a reaction or a process. Change in enthalpy पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस ही है, और चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस ही है. वी कैन नॉट से दैट विथ 100% एक्यूरेसी. तो इसीलिए चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर. So hence we move to our third factor, which is entropy, and we will see if this gives us a 100% accurate answer for checking the spontaneity of a reaction. कोई reaction या process spontaneous होगा, इसका 100% guarantee है क्या by using this entropy as a parameter. So that is what we will discuss. To understand entropy, let us first understand the physical significance of entropy. Entropy is a thermodynamic parameter which measures the randomness of a system, the disorder of a system. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक पानी ले लूं एक कंटेनर में और उसमें एक इंक का एक बूंद डाल दूं, सपोज आई पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इनटू दिस वाटर. तो इफ यू सी, ये वाटर का जो इंक का जो ड्रॉप है ये धीरे धीरे पूरे पानी में धीरे धीरे नीचे घुल जाएगा. इट विल बी रैंडम इन ऑल डायरेक्शंस. हर डायरेक्शन में ये धीरे धीरे घुल जाएगा. तो इट विल ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली रैंडम डायरेक्शंस में ये जाना चालू हो जाएगा. तो इट विल स्प्रेड आउट. एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इट विल स्प्रेड आउट. तो इफ यू सी केयरफुली, अब तुम देखोगे ये इंक का जो ड्रॉप है ये स्प्रेड आउट होने लग गया. इट हैज स्प्रेड आउट. तो और अगर हम लोग देखें तो इट विल स्प्रेड आउट इवन फर्दर. देखो हम लोग इंक का ये जो ड्रॉप है इट स्प्रेड्स आउट, ये हर जगह पे स्प्रेड हो रहा है. देखो इफ यू सी केयरफुली इट इज स्प्रेडिंग आउट. ये अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड होगा, ये एक ही जगह पे नहीं रहेगा, ये अपने आप स्प्रेड होना चालू हो जाएगा. तो व्हाट वी सी फ्रॉम दिस इज ऑल द सिस्टम्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट. हर सिस्टम ये चाहेगा कि वो स्प्रेड आउट हो जाए, रैंडम डायरेक्शंस में फैलने की कोशिश करेगा. जैसे अगर हम लोग एक गुब्बारा लेते हैं, इफ वी टेक अ बलून,
और बलून में हम लोग ने होल पियर्स किया, तो दैट एंटायर गैस ऑफ द बलून विल स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, और वहां पे भी रैंडम डायरेक्शंस में स्प्रेड आउट होगा, तो दैट इज ऑल्सो एंट्रोपी में इंक्रीज, दैट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। एक तरह से स्प्रेड आउट होना मतलब एंट्रोपी इंक्रीज होना। सो इफ यू सी केयरफुली, ये देखो पूरा स्प्रेड हो गया ये। आफ्टर सम टाइम इफ यू सी द इंक ड्रॉप हैज नाउ स्प्रेड, इट स्प्रेड्स आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ये देखो ये स्प्रेड आउट हो गया। तो इट इज नॉट इन ड्रॉप फॉर्म, एक ड्रॉप दो ड्रॉप मैंने डाला वो एक साथ नहीं रहेंगे, वो पूरा स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो दिस टेंडेंसी टू स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, रैंडम डायरेक्शंस इज कॉल्ड एज एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम अगर एक ड्रॉप फॉर्म में है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक ऑर्डर में है, और अगर ये इंक का ड्रॉप ऐसे स्प्रेड आउट हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज इन डिसऑर्डर्ड फॉर्म, इट इज इन रैंडम फॉर्म। तो एवरी सिस्टम ट्राइज टू स्प्रेड आउट, एवरी सिस्टम ट्राइज टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। जैसे और एग्जांपल्स ले, अगर मैं आइस का एक क्यूब लेता हूं तो आइस क्यूब इज अ ऑर्डर्ड, H2O मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे, आइस को एज इट इज रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, तो व्हाट विल हैपन, आइस विल टर्न इनटू लिक्विड, लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट रहेंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन स्प्रेड आउट फॉर्म। तो किसका एंट्रोपी ज्यादा है, सॉलिड आइस का या लिक्विड वाटर का? तो एंट्रोपी इज लेस फॉर सॉलिड बिकॉज इट इज इन ऑर्डर्ड फॉर्म, एंड एंट्रोपी इज मोर फॉर लिक्विड विच इज इन स्लाइटली डिसऑर्डर्ड फॉर्म। एक डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, रैंडम स्टेट में है, रैंडम मोशन में, ओके, रैंडम डायरेक्शंस में पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो गए। फिर अगर लिक्विड को भी छोड़ दे हम लोग तो वो अपने आप वेपर फॉर्म में जाएगा। तो वी ऑलवेज सी कि कोई भी लिक्विड रखा हो, तो कोई भी लिक्विड रहे हमारे पास, वो थोड़ी देर बाद वेपर्स बना लेता है, कुछ तो वेपर्स बनेंगे, स्प्रेड आउट होने का कोशिश करेंगे, एंड इट विल लीड टू अ गैस फॉर्म विच इज हाई एंट्रोपी, और भी ज्यादा डिसऑर्डर है। तो एवरी सिस्टम, एक सॉलिड है वो अपना ऑर्डर जो है वो ऑर्डर नहीं रखना चाहता, थोड़ी देर बाद ऑर्डर अपने आप चला जाता है, इट ट्राइज टू रैंडमाइज एंड गो इन लिक्विड स्टेट, स्पॉन्टेनियसली ये होगा, नेचुरली ये होगा, और लिक्विड भी थोड़ी देर बाद स्पॉन्टेनियसली और डिसऑर्डर्ड फॉर्म में जाएगा विच इज इन वेपर फॉर्म। तो सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम बिकॉज ऑर्डर सबसे ज्यादा है, डिसऑर्डर सबसे कम है। लिक्विड का एंट्रोपी उससे ज्यादा है, सॉलिड से ज्यादा है, क्योंकि डिसऑर्डर यहां पे लिक्विड्स में ज्यादा है। और गैस में एंट्रोपी और भी ज्यादा, क्योंकि लिक्विड से भी डिसऑर्डर ज्यादा है। The gas molecules are spread out in all directions, hence the gas has highest entropy in comparison to solid and liquid. So, what is entropy? Entropy is a thermodynamic parameter which is used to see if a reaction or process is spontaneous or not. हम लोग spontaneity of a process का एक पैरामीटर देखना चाह रहे हैं जिससे हम लोग स्पॉन्टेनियस है कि नहीं वो प्रोसेस वो जान सके। तो इसीलिए हम लोग ने एक क्वांटिटी डिफाइन किया विच इज एंट्रोपी। उसका सिंबल है S। जैसे एंथैल्पी का सिंबल था H, वैसे एंट्रोपी का हमने सिंबल बनाया S। S इज द सिंबल फॉर एंट्रोपी। अब एंट्रोपी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? First of all, very important thing which we should know is absolute value of entropy cannot be measured. जैसे मेरे में कितना एनर्जी है, absolute value measure नहीं कर सकते, okay? तो we cannot measure absolute energy, absolute intelligence. मेरे में कितना एनर्जी है, मेरे में कितना इंटेलिजेंस है, तो वो हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम लोग कोई सिस्टम दिया है, उसका एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। वी कैन ओनली से कि पहले जब मैंने बूंद डाला तो एंट्रोपी कम था, अब थोड़ी देर बाद हम लोग ने उसको रहने दिया तो वो बूंद अब नीचे ऐसे रैंडम डायरेक्शंस में गया है, हर डायरेक्शन में, एंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हैज इंक्रीज्ड बाय दिस मच क्वांटिटी। चेंज इन एंट्रोपी हम लोग माप सकते हैं,
वी कैन से कि पहले एंट्रोपी इतना था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बाद में वैल्यू इतना है ये भी हम नहीं बता सकते, पर सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट के बीच में चेंज इन एंट्रोपी हम लोग मेजर कर सकते हैं। वो कैसे हम लोग मेजर करेंगे? तो फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, इफ वी हैव अ सिस्टम, सिस्टम मतलब कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। गैस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार देखते ही है। एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में एक गैस होता है और एक पिस्टन लगाया जाता है, नीचे हम लोग बर्नर लगाते हैं, फिर हम लोग बर्नर से जब हीट देंगे तो वो पिस्टन ऊपर जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी हैव सीन एज अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने एक सिस्टम का बात किया था विच इज गैस फेज सिस्टम, which is there in a container with a piston. Okay? तो ये कोई भी एक सिस्टम हम लोग ने ले लिया, उस सिस्टम को हम लोग ने लिया और उसको कुछ तो हीट दिया। लेट अस से कितना हीट दिया? 100 joules. If I take a system and I give it a heat, how much heat do I give? 100 joule. So let me write it for you. एक हमने सिस्टम लिया है यहां पे, तो सपोज दिस इज द सिस्टम। एक हम लोग ने सिस्टम ले लिया, ओके, सपोज दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग ने कितना हीट दिया? 100 जूल। सपोज वी गिव 100 जूल हीट टू दिस सिस्टम एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, कुछ तो होगा इसका टेम्परेचर, मान लो 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज लेट अस से 300 केल्विन। 300 केल्विन पे ये सिस्टम है। 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर मान लिया तो 300 केल्विन हो गया। ओके, तो ये सिस्टम को मैंने 100 जूल हीट दिया। विल दिस 100 जूल विल बी यूज्ड टू डू वर्क? क्या 100 जूल पूरा का पूरा ये वर्क करेगा? तो इस 100 जूल में से हम लोग ने माना कि 100 जूल में से मान लो इस सिस्टम ने 90 जूल्स इसने यूज किया स्प्रेड आउट होने में। किसके लिए यूज किया? स्प्रेड आउट होने में। वर्क तो नहीं किया, स्प्रेड आउट होने में यूज किया। ऑफ द 100 जूल इट हैज यूज्ड 90 जूल्स टू स्प्रेड आउट। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो सकता है, कोई कोई प्रोसेस में ऐसा हम लोग ने देखा है कि इवन 100 का 100 जूल भी स्प्रेड आउट होने में यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग ने आइस लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको हम लोग ने हीट दिया, तो ice at 0 degree Celsius will use all the heat that we provide to convert into water. Phase change करने में यूज होगा, spread out होने में यूज होगा। There will be no increase in temperature. आइस को हम लोग हीट देते हैं, if we have ice at 0 degree Celsius, it uses all the heat to convert into water at 0 degree Celsius. Initially जो भी हीट हम देंगे वो सारा का सारा हीट फेज चेंज में जाएगा। It will not be used to increase the temperature. 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, पूरा का पूरा हीट इट विल यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, हेंस ऑल द हीट इज यूज्ड टू स्प्रेड आउट। तो वैसा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोग ने मान लो सिस्टम को 100 जूल दिया, 100 जूल में से 90 जूल मान लो वो लोग ने स्प्रेड आउट करने के लिए यूज हुआ है। तो सपोज इफ वी कॉल दिस हीट एज डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, उसमें से 90 जूल इसने यूज किया स्प्रेड आउट होने में, इसको हम लोग बोल देंगे सिंबल क्यू रेव। क्यू रेव, क्यू मतलब हीट इन रिवर्सिबल प्रोसेस, आरईवी मतलब क्या? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग ने मान लिया कि क्यू रेव, जैसे हम लोग आइस को वाटर बना सकते हैं, फिर वाटर को वापस आइस बना सकते हैं, तो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस लिया, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग ने यहां पे सिंबल यूज किया आरईवी। ओके, 100 जूल सप्लाइड हीट, इसमें से 90 जूल क्यू रिवर्सिबल गया। ओके, तो ये जो क्यू रिवर्सिबल है दिस इज यूज टू स्प्रेड आउट, दिस इज यूज टू स्प्रेड आउट, इट इज नॉट यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, तो ये हम लोग एक डेफिनेशन बना देते हैं यहां पे एंट्रोपी का। सो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम? डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज हीट एब्सॉर्ब्ड, क्यू रेव। क्यू रेव वाला हीट लेना है, जितना हीट स्प्रेड आउट होने के लिए यूज हुआ है उतना ही हीट हम लोग लेंगे, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम।
अब ये टेम्परेचर हम लोग केल्विन में भी ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी ले सकते हैं, उस हिसाब से हमारा यूनिट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी बनेगा। अगर हम लोग ने टेम्परेचर केल्विन में लिया तो एंट्रोपी चेंज का यूनिट बनेगा जूल पर केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में लिया तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बनेगा जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन अगर केल्विन में लिया, जूल पर डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री सेल्सियस में लिया। तो ऐसा हमारा डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन। हम लोग के पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम लिया हम लोग ने, इसका टेम्परेचर कुछ तो है T, इसमें हमने हीट दिया मान लो 100 जूल, 90 जूल इट हैज यूज्ड टू स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट होने के लिए कितना हीट गया? 90 जूल। तो 90 जूल है वो हमारा वैल्यू होगा Q rev, Q इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड दैट इज द हीट रिक्वायर्ड टू स्प्रेड आउट। तो Q rev अपॉन टेम्परेचर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, हीट ऑफ रिएक्शन में फाइनल हीट ऑफ रिएक्शन माइनस इनिशियल हीट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग ने देखा था पिछले सेक्शन में, चेंज इन एंथैल्पी हीट ऑफ रिएक्शन दैट इज हीट ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। Heat of reaction is total heat content of products minus total heat content of reactants. Total heat of reaction for a reaction is a change in enthalpy of products minus change in enthalpy of reactants. तो वैसे यहाँ पे change in entropy of a system, इसका फॉर्मूला होगा total entropy of products minus total entropy of reactants. ये S नॉट सिंबल है, ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यू। नॉट हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे वो स्टैंडर्ड मतलब 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होगा, विच इज 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये S नॉट वैल्यू है, दिस इज स्टैंडर्ड एंट्रोपी वैल्यू फॉर दैट रिएक्शन। जो भी कंपाउंड है हमारा, एग्जाम्पल के लिए रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग H2O, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या है? H2O। तो S नॉट किसका लेंगे? H2O। और किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और S नॉट रिएक्टेंट कौन लेंगे? हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। तो हाइड्रोजन का अगर मान लो 1 मोल है तो 1 इंटू S नॉट ऑफ हाइड्रोजन, और अगर ऑक्सीजन का हाफ मोल है तो हाफ इंटू S नॉट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एज वी डील विद प्रॉब्लम्स वी विल सी हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। देन एज आई टोल्ड यू, अगर हमारे पास आइस है, ओके, तो आइस को हम लोग ने हीट दिया तो वो वाटर बन जाएगा, एंड दैट एंट्रोपी चेंज इज कॉल्ड एज एंट्रोपी चेंज फॉर मेल्टिंग। इट इज डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग का टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन में लेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन। ओके, फिर उसके बाद डेल्टा एच वेपराइजेशन का क्या होगा? अगर वेपराइजेशन कब होगा? जब वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको हम लोग ने गर्म किया एंड इट बिकम्स स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, एंड डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग टेम्परेचर विच इज 373 केल्विन, दैट इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। कभी कभी क्या होगा? सॉलिड को हीट करेंगे, डायरेक्टली वो सबलाइम हो जाएगा इनटू गैसियस फॉर्म। जैसे कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स है, कैम्फर एंड नैप्थलीन बॉल्स ऑन हीटिंग दे डायरेक्टली गो इनटू गैसियस फेज फ्रॉम solid state. So the enthalpy change involved is delta H of sublimation upon temperature of sublimation, जिस टेम्परेचर पे सबलाइम होगा। तो डेल्टा H sublimation is delta H sublimation upon T sublimation. अब एक हम लोग नया क्वांटिटी का डिस्कशन कर रहे हैं यहां पे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। जैसे अगर हम लोग ने एक वेसल लिया, इसको हमने हीट दिया कुछ, तो ये चेंज इन एंट्रोपी तो होगा, इसका भी चेंज इन एंट्रोपी होगा, इसमें भी चेंज इन एंट्रोपी आएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। जब तुम रिएक्शन को हीट कर रहे हो, किसी रिएक्शन को हीट दे रहे हो, तो उस केस में सिस्टम को तुमने हीट दिया तो उसका सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ, साथ साथ सराउंडिंग पे भी इफेक्ट होगा, उसका भी एंट्रोपी चेंज होगा। The total change in entropy will be change in entropy of system plus change in entropy of surroundings.
डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कंस्टिट्यूट द यूनिवर्स। अगर तुम सिस्टम, ये सिस्टम लिया तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों तुमने मिला के क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। सिस्टम मतलब ये कंटेनर, और कंटेनर एंड गैस जो भी हम लोग ने लिया या लिक्विड लिया इसमें, एंड सराउंडिंग मीन्स एवरीथिंग एल्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स मीन्स यूनिवर्स। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। अब एक बात हम लोग बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि अगर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। फॉर एनी प्रोसेस इन विच द चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंट्रोपी रहेगा तो फाइनल एंट्रोपी बड़ा होगा, इनिशियल एंट्रोपी कम होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी अगर फाइनल माइनस चेंज इन एंट्रोपी इनिशियल, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, टोटल यूनिवर्स का। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इफ इट इज इंक्रीजिंग किसी भी प्रोसेस में, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इफ इन एनी प्रोसेस in which the entropy of universe is increasing, then that process is guaranteed to be spontaneous. For example, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैंने यही डाला था अभी, तो यहां पे हम लोग ने इंक का ड्रॉप डाला था, इंक का ड्रॉप डाला था। तो इफ यू सी केयरफुली, ये इंक का ड्रॉप है, ये अब एंट्रोपी बढ़ा दिया है। नाउ इट इज हाई एंट्रोपी। देखो इसका एंट्रोपी बढ़ गया है। क्यों एंट्रोपी बढ़ गया है? क्योंकि पहले वो एक ड्रॉप, दो ड्रॉप फॉर्म में था, अब वो ड्रॉप फॉर्म में नहीं है, अब वो स्प्रेड आउट हो गया। नाउ इट हैज स्प्रेड आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, तो इसका एंट्रोपी बढ़ गया है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये अपने आप होगा, हमें करने की अलग से जरूरत नहीं होगा। जैसे इंक का ड्रॉप डालोगे, इंक का ड्रॉप सब डायरेक्शन में स्प्रेड होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा जिसमें हम लोग का एंट्रोपी बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आइस है। आइस अपने आप लिक्विड स्टेट में वाटर में फॉर्म हो जाएगा, और वाटर अपने आप वाटर वेपर फॉर्म में जाएगा। कुछ ना कुछ वेपर्स किसी भी टेम्परेचर पे होता ही है। जैसे हम लोग ने अभी ये बॉटल लिया जिसमें पानी है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होगा ही। तो जैसे ही हम लोग ढक्कन बंद कर देंगे तो उस केस में वी कैन मेजर दैट वेपर प्रेशर वैल्यू। वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होता ही है, कोई भी चीज हो, कोई भी लिक्विड होगा, तो उस केस में ऑटोमेटिकली वो वेपर फेज में थोड़ा बहुत जाएगा, तो थोड़ा बहुत वेपर्स तो बनेंगे। तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इफ दैट लिक्विड इज वोलेटाइल। ओके, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में तो एंट्रोपी बढ़ता है, तो उस केस में इफ द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस देन द प्रोसेस विल ऑकर स्पॉन्टेनियसली, अपने आप होगा, नेचुरली होगा, हमें अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अगर मान लो डेल्टा एस यूनिवर्स कम होता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज डिक्रीजिंग, टोटल एंट्रोपी चेंज कम हो रहा है, तो उस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। और अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दिस इज टोटल एंट्रोपी, ये टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स का। हियर द टोटल एंट्रोपी चेंज शुड बी ग्रेटर देन फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया, मान लो अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हम लोग का ये सॉल्ट हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं? तो अगर एंट्रोपी बढ़ रहा होगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। जैसे ही हम लोग ने नमक डाला पानी में, तो सॉल्ट सोल्यूट जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है, दे विल स्प्रेड आउट एंड द एंट्रोपी विल इंक्रीज। किसका एंट्रोपी? सिस्टम का। जो हम लोग ने वाटर प्लस सॉल्ट सिस्टम लिया, सॉल्ट वाटर सिस्टम लिया, इसका एंट्रोपी बढ़ रहा है। जैसे ही मैंने इंक का ड्रॉप डाला तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। तो इस केस में दिस प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन हम लोग ने देखा कि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला दो और उससे बना दो तुम H2O। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से तुम अगर H2O बनाते हो तो रिएक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस, H2 plus O2 फॉर्मिंग H2O। तो रिएक्शन बैलेंस करके मैंने यहां लिखा है
H2 प्लस O2 गिविंग H2। अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो हम लोग पहले सोचते हैं हाइड्रोजन किस फॉर्म में है, गैस, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस, और H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो सोच के बताओ क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। देखो पहले रिएक्टेंट्स गैस फॉर्म में है और बाद में प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है, तो किसका एंट्रोपी ज्यादा है, गैसियस फॉर्म में एंट्रोपी ज्यादा होता है, लिक्विड फॉर्म का एंट्रोपी कम होता है। तो ये रिएक्शन में एंट्रोपी कम हो रहा है, गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है, लिक्विड का एंट्रोपी कम होता है। तो गैस से लिक्विड बनना मतलब एंट्रोपी कम होना। तो अगर एंट्रोपी कम हो गया है तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी बढ़ेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर एंट्रोपी घटेगा तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। दूसरे तरीके से सोचते हैं, यहां 1 मोल हाइड्रोजन और आधा मोल ऑक्सीजन, मतलब टोटल 1.5 मोल्स है, और यहां पे कितना मोल है, 1 मोल ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां रिएक्टेंट्स में 1.5 मोल्स, प्रोडक्ट में 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो रहा है, तो उस हिसाब से भी एंट्रोपी कम होना चाहिए। तो अगर एंट्रोपी इस केस में कम हो रहा है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए या नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। इफ द एंट्रोपी इंक्रीजेस देन द रिएक्शन शुड बी स्पॉन्टेनियस, इफ द एंट्रोपी डिक्रीजेस देन दिस रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन हम लोग ने देखा कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। व्हाट वी फाउंड इज दिस रिएक्शन इज इंडीड स्पॉन्टेनियस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अगर लैब में मिला देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्पार्क देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क थोड़ा सा चाहिए हम लोग को, तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली होगा। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म दे विल कंबाइन टू गिव H2। तो उस केस में व्हाट वाज अवर थिंकिंग कि एक प्रोसेस में एंट्रोपी अगर बढ़ रहा है तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहां पे प्रोसेस में एंट्रोपी कम हो रहा है, इस रिएक्शन में एंट्रोपी कम हो रहा है, फिर भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका मतलब हमने थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन किया। व्हाट इज द करेक्ट थिंग, क्या ये गलत लिखा है यहां पे, नहीं। टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इफ द टोटल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दोनों जब मिला दे, जैसे H2 प्लस O2 गिविंग H2O, इसमें हमारा एंट्रोपी कम हो रहा है, दैट इज करेक्ट। बट ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, इवन सिस्टम का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, बहुत सारा हीट बाहर जाएगा, एंड टोटल सराउंडिंग्स का एंट्रोपी बहुत बढ़ जाएगा। When this reaction occurs, तो उस केस में रिएक्शन का एंट्रोपी कम हो रहा है। When H2 and O2 having high entropy give H2O which is low entropy, so entropy is decreasing for this reaction, for this system. For this system, the entropy is decreasing. इस सिस्टम का एंट्रोपी कम हो रहा है, लेकिन उसमें हीट बहुत निकलेगा और सराउंडिंग्स का एंट्रोपी बहुत 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 बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये घट गया पर ये बहुत बढ़ गया, सराउंडिंग्स का एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो सराउंडिंग्स का एंट्रोपी बढ़ गया तो ओवरऑल ये डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स बढ़ गया। दिस क्वांटिटी हैज डिक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट, बट दिस क्वांटिटी हैज इंक्रीज्ड वेरी हाईली, एंड दैट लीड्स टू अ वेरी ह्यूज इंक्रीज इन द डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स। हेंस दिस प्रोसेस इज हैविंग डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0। हेंस द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, हेंस दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। हम लोग सिर्फ सिस्टम का बात नहीं करेंगे, we will not only deal with the system, सिर्फ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम नहीं देखना है, हमें डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स लेना है, and we have to check if the total entropy of universe is increasing or decreasing. If the total entropy of universe is increasing, then the process is spontaneous. If the total entropy of universe is decreasing, then the process is non-spontaneous. If the total entropy of universe is not changing, then the process is in equilibrium. अब तुम बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रिएक्शन कर रहा हूं मैं लेबोरेटरी में, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला रहा हूं और H2O दे रहा है, तो शुड वी नॉट ओनली कंसिडर द रिएक्शन, शुड वी ओनली कंसिडर द लैब वाला इक्विपमेंट, लेबोरेटरी का इक्विपमेंट है वो देखेंगे, लेबोरेटरी में जो गैस मिला रहे वो देखेंगे, या पूरे सराउंडिंग्स के बारे में भी सोचते रहेंगे। लैब में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या हम लोग यूनिवर्स में उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो सब सोचते बैठेंगे क्या, नहीं। तो इन दैट केस वी हैव अनदर पैरामीटर,
हम लोग देखो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम सोचना है, हमारा लेबोरेटरी इक्विपमेंट का सोचना है, लेबोरेटरी में रिएक्शन के कंपोनेंट्स का सोचना है, ये तो हम सोच सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम की वजह से, को हीट करने की वजह से सराउंडिंग्स पे क्या इफेक्ट होगा ये हमें निकालना मुश्किल है, क्योंकि सराउंडिंग्स इज एवरीथिंग, सोलर सिस्टम, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो भी है, सोलर सिस्टम के बाहर है वो भी आ गया, अब उस पे क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग नहीं सोचेंगे। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग्स हम लोग नहीं सोच सकते, बिकॉज द यूनिवर्स इज वेरी वेरी ह्यूज। तो इस केस में हम लोग को ये पैरामीटर उतना काम का नहीं है। दिस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज नॉट अ थिंग विच वी कैन कैलकुलेट। इफ we can calculate that the change in entropy of the universe is increasing, ऐसा कोई हमारे पास तरीका होता तब हम लोग ये यूज करते, पर ये सराउंडिंग्स को क्या इफेक्ट हो रहा है ऑफ द एंट्रोपी। इफ वी डू अ रिएक्शन इन लैबोरेटरी, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ change in entropy on the surroundings that is beyond the scope of our study. So hence in that case we will not use this parameter for checking the spontaneity of a reaction. हम लोग ये पैरामीटर नहीं चेक करेंगे। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फॉर अ रिएक्शन इन विच डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, टोटल एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन 0, देन दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा उसका। If for a reaction the total entropy change is less than 0, entropy of universe, change in entropy of universe is less than 0, then that reaction is non-spontaneous. ये हम लोग गारंटी से बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें कोई रिएक्शन देख के पता लग जाए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, वो प्रोसेस कौन सा ऐसा पैरामीटर यूज करेंगे कि जिससे हमें कोई भी प्रोसेस का प्रेडिक्शन पॉसिबल हो कि उसमें स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। तो वी हैव अनदर पैरामीटर विच इज नोन एज डेल्टा जी। हम लोग अगला टॉपिक है वो अभी नहीं पढ़ना चाह रहे, बट लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो एज यू रिमेंबर नेक्स्ट टाइम वी टॉक अबाउट इट। डेल्टा जी करके एक पैरामीटर है विच इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये पैरामीटर वो पैरामीटर है जब हम लोग सिर्फ रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is greater than 0, then the reaction will be non-spontaneous. If the change in Gibbs energy of a system is less than 0, then the reaction will be spontaneous. If the change in Gibbs free energy for system is 0, then the reaction is in equilibrium. तो बाद में देखेंगे, इसका हम लोग अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, बट दिस इज द पैरामीटर विच वी आर लुकिंग आउट एंड दिस पैरामीटर इन्वॉल्व्स चेंज इन एंट्रोपी। ये जो हमारा गिब्स फ्री पैरामीटर है इसमें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी आएगा। तो पहले चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होता है ये हमें समझना है, एंट्रोपी क्या होता है ये हमें समझना है। बाद में हम लोग ये चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यूज करेंगे